हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतीक मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश एग्जाम्स रिजल्ट गुरु में। सभी का स्वागत है और यहां हम वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली वीडियो का कोर्स चल रहा है जिसकी वैकेंसीज 2018 में आई थी, लेकिन किसी कारणवश वो पेपर जो है वो विज्ञप्ति जो है वो कैंसिल हो गई थी। उसके बाद दोबारा से उसका एग्जाम जो है वो इस साल हो सकता है नवंबर में हो जाए, हो सकता है दिसंबर में हो जाए। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा उसके लिए वो आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो आज का सेशन शुरू करेंगे, लेकिन सेशन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु टाइप करना है और आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। और आज का सेशन हमारा होने वाला है किस पर? आज का सेशन होने वाला है हमारा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स पर। सोशल रिलीजियस जो भी सामाजिक सुधार रहे हैं हमारे मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास में, जो भी समाज के सुधार रहे हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी में, उनके बारे में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या आज डिस्कस करेंगे बेसिकली, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले ब्रह्म समाज, जिसको ब्रह्मो समाज भी कहा जाता है, और उसके जो फाउंडर थे वो राजा राम मोहन रॉय साहब थे। फिर हम बात करेंगे आर्य समाज के बारे में, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद हम रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, बेलूर मठ की बात करेंगे, बंगाल की बात करेंगे। उसके बाद पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर की बात करेंगे। उसके बाद सत्यशोधक समाज जो ज्योतिबा फूले के द्वारा शुरू किया गया था। और आखिरी में इस लेक्चर का जो एंड किया जाएगा वो थियोसॉफिकल सोसाइटी को पढ़कर एंड किया जाएगा। यहां पर डिटेल में समझने के लिए, अगर हम बात करें डिटेल में, तो डिटेल में यहां पर समझने के लिए और बहुत सारे जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न बनते हैं आपके ब्रह्म समाज को लेकर। तो ब्रह्म समाज को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, बाकी सारी चीजें आपको जो भी फैक्चुअल चीजें हैं वो यहां पर बताया जाएगा कि उसमें कब स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया, ये सारी चीजें वहां पर हम कवर करेंगे। चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं और शुरू करेंगे ब्रह्म समाज से। आइए बात करते हैं सबसे पहले ब्रह्म समाज की और राजा राम मोहन रॉय की। तो बात करें अगर राजा राम मोहन रॉय के बारे में, तो राजा राम मोहन रॉय को एनसीईआरटी के हिसाब से, अगर एनसीईआरटी की बुक देखें तो उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, यानी कि आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू समाज के लिए उसमें जो कुरीतियां थी उसको काफी हद तक समाप्त करने के लिए प्रयत्न किए थे हैं। और ये देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं आपको, तो ये किसी ऐसे परिवार में पैदा नहीं हुए थे जो राजघराने का था या रियासत में था, ऐसा कोई उनका नहीं था। बस इनको जो नाम है, इनका जो टाइटल है, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमारे सामने ये आती है कि राजा राम मोहन रॉय साहब को राजा की उपाधि, ठीक है, राजा की जो उपाधि है वो दी गई थी किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा। मुगल शासक अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पीछे आते हैं। तो इन्होंने हिंदू समाज में, किसमें? हिंदू समाज में जितनी भी कुरीतियां थी, जितने भी जो गलत चीजें थी, उनके खिलाफ आवाज उठाई, उनके लिए प्रश्न उठाया और लोगों से भी कहा कि आप लोग रिचुअल्स को फॉलो जरूर करते हैं, आप जो है जितनी भी प्रथाएं हैं उसको फॉलो जरूर करते हैं, लेकिन आप में प्रश्न पूछने का मद्दा नहीं है, प्रश्न पूछने की दम नहीं है। तो प्रश्न पूछा करिए, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या इसका लाभ होगा, क्या इसकी हानि होगी, ये प्रश्न पूछना आना चाहिए। तो सिर्फ हिंदू समाज की बात नहीं है, जो भी पूरा समाज है उसमें आपको प्रश्न पूछना आना चाहिए। तो ये समाज सुधारक के रूप में हम इनको यहां पर जानते हैं, समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले बात करें, राजा राम मोहन रॉय साहब ने सबसे पहले बात करी है मोनोथिज्म के बारे में। अब फटाफट से देखते हैं। तो मोनोथिज्म क्या होता है? मोनोथिज्म होता है जिसमें एक ही ईश्वर की, किसके? एक ही ईश्वर की पूजा की जाती है, एक ही ईश्वर की पूजा की जाती है ना। यानी कि इनका कहना है कि आप अनेकों ईश्वर को छोड़कर, जो हिंदू समाज में जो हैं बहुत सारे भगवान हैं, उनको छोड़कर एक ही भगवान की मोनोथिज्म में फॉलो कीजिए, मोनोथिज्म को मानिए। और ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा हमारे जो वेद हैं, कौन है? हमारे जो वेद हैं वो ऐसा
कहते हैं और इसी के लिए इन्होंने जो है कार्य करना शुरू किया। और सबसे पहला जो कार्य था इनका, ठीक है, सबसे पहला कार्य था कि इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी 1809 में। ब्रह्म समाज पर आएंगे लेकिन धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो 1809 में इन्होंने पहली किताब लिखी जिसका टाइटल था गिफ्ट टू मोनोथिज्म। ठीक है। तो सबसे पहली जो किताब लिखी गई थी इनके द्वारा 1809 में लिखी गई थी और याद रखिएगा कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में इसको लिखा गया था, क्योंकि उस समय पर यह आम बोलचाल की या आम भाषा हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन इनको यहां पर यह एहसास हुआ कि जो है लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं। तो यहां पर एक चीज समझिएगा कि इनका सबसे पहला था कि मोनोथिज्म को फॉलो कीजिए और रैशनलिज्म लेकर आइए। रैशनलिज्म मतलब होता है कि जहां पर हम प्रश्न पूछते हैं, हम जहां पर ये जानना चाहते हैं कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सती प्रथा को किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। सती प्रथा जो किसी महिला को जिंदा जला देने वाली प्रथा है, वो प्रथा हम ऐसी प्रथा को फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो उसको रेनेसांस भी कहीं पर कहा गया है, सुधारवादी भी कहा गया है, रेनेसांस भी कहा गया है। तो सबसे पहली जो किताब है इसी के लिए लिखी गई थी, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, और फारसी भाषा में लिखी गई थी जो आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। पर वहां से इनको यह पता चलता है कि जो लोग हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो फारसी भाषा नहीं जानते हैं, क्योंकि बंगाल की यहां पर बात कर रहे हैं। तो इन्होंने ये यहां पर अनुमान लगाया कि बंगाली भाषा का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि वेदों को और 5 उपनिषद को इन्होंने क्या किया, बंगाली भाषा में उसका अनुवाद किया। अब इनको समझ में आया कि भैया देखिए वेदों को आम लोगों तक पहुंचाना है, उनकी बातें आम लोगों तक पहुंचानी है, तो उसको ऐसी भाषा में हमको अनुवाद करना पड़ेगा जो आम लोग जानते हैं, उस रीजन के लोग जानते हैं। छोटे से शुरुआत करनी होगी, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन यहां पर भी एक समस्या आई और समस्या ये आई कि कई लोग ऐसे हैं, बहुत ज्यादा मेजॉरिटी ऐसी है, बहुत ज्यादा बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं हैं। उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर वाला हिसाब है, ना वो पढ़ना जानते हैं, वो लिखना भी नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो फिर क्या किया जाए, इसके लिए एक ऐसी सभा का निर्माण किया जाए, एक ऐसी सभा बनाई जाए जो इन बातों को, जो मैं बातें कह रहा हूं, इन बातों को लोगों तक पहुंचाए, बोलकर, समझाकर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा का निर्माण किया। किसका किया, आत्मीय सभा का निर्माण किया। अब इससे क्या हुआ कि यहां पर जो लोग इनके साथ जुड़े, उन लोगों को यह कहा गया कि आपको क्या करना है, आपको आम लोगों तक ये बातें पहुंचानी है जो बातें उनके भले के लिए हैं, जो बातें उनके सही के लिए हैं। और एक बेसिकली भगवान में बिलीव, मोनोथिज्म में बिलीव करना है, रैशनलिज्म को फॉलो करना है, जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं उनको किस प्रकार से हटाया जाए, खत्म किया जाए और अपने धर्म में सुधार लाया जाए। इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ, इससे जो है, जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, मतलब जो रूढ़िवादी लोग थे, वो इनसे थोड़ा सा नाराज होना शुरू हो गए। और उसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं ये समझ रहे थे कि जो क्रिश्चियन थे, उस टाइम पर क्रिश्चियन मिशनरीज भी हुआ करते, तो इन क्रिश्चियंस को लगा कि इसका फायदा हमको यहां पर प्राप्त होगा, तो ये बड़े खुश थे। लेकिन इसकी खुशी भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई और उन्होंने 1820 में एक किताब लिखी, द परसेप्शन या परसेप्ट ऑफ जीसस, जिसमें ये बताया गया कि जो भी जादू मंत्र वाली चीजें हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। उन्होंने यहां पर भी इंटेलेक्चुअलिटी लगाई, यहां पर भी रैशनलिज्म लगाया, जिससे कि ये क्रिश्चियन समुदाय जो है इनसे काफी हद तक नाराज हो गया था। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें चली और उसके बाद इन्होंने 1828 में, कब, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की नींव रखी। कहां पर रखी, कलकत्ता में रखी। ब्रह्म समाज की नींव रखी, कलकत्ता में रखी। और यहां पर इन्होंने ये कहा कि भैया इस ब्रह्म समाज का, जो बाद में जाके क्या हो गया,
ब्रह्मो समाज हो गया। और इनका एक ही यहाँ पर मोटिव था, एक ही लक्ष्य था कि किस प्रकार से क्या होगा, जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं उनको खत्म किया जाए। तो यहाँ पर 2-3 लक्ष्य बनाए गए। एक, जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं उनको समाप्त किया जाए। जो अंग्रेजों की क्या है, जो अंग्रेजों की विचारधारा है, ठीक है, जो अंग्रेजों की विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचाई जाए कि क्या पॉलिसीज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रूढ़िवादी के लिए इन्होंने जो है इसको बनाया, इस ब्रह्म समाज को बनाया, और अंग्रेजों की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि किस तरह से ये हमारे देश को लूट रहे हैं, किस तरीके से ये हमारे देश को खराब कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को खराब कर रहे हैं, उसके बारे में बताने के लिए इन्होंने क्या किया, अखबार में लिखना शुरू कर दिया। और कौन सी भाषा में लिखते थे, तो ये काफ़ी सारी भाषाओं का ज्ञान था इनको। तो ये अंग्रेज़ी भाषा में लिखा करते थे, बंगाली भाषा में लिखा करते थे, हिंदी भाषा में लिखा करते थे, है ना, और फारसी भाषा में भी लिखा करते थे। तो ये कुछ भाषाएं थी जिसमें ये अंग्रेज़ों की जो पॉलिसीज़ हैं उनको यहाँ पर बेसिकली समझाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ कि किस तरह से महिलाओं का उत्थान हो, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, महिलाओं का जो स्टेटस है सोसाइटी में वो दिन पर दिन नीचे गिरता जा रहा है। चाहे हम बात कर लें उनकी शिक्षा के बारे में, चाहे हम बात कर रहे हैं पॉलीगैमी के बारे में। पॉलीगैमी मतलब जिसमें एक व्यक्ति अनेकों महिलाओं से विवाह करता है, एक से ज़्यादा महिला से विवाह करता है, तो उसको पॉलीगैमी कहा जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि महिलाओं का जो स्थान है वो समाज में गिरता ही जा रहा है। और उसके स्थान को बढ़ाने के लिए, उसके स्थान को उठाने के लिए राजा राम मोहन रॉय साहब ने क्या किया कि इस आंदोलन को बना के रखा। लेकिन ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और 1833 में क्या हुआ, 1833 में राजा राम मोहन रॉय साहब की इंग्लैंड में हो जाती है मृत्यु। और उसी के साथ इस ब्रह्म समाज को काफी बड़ा धक्का लगता है। लेकिन एक चीज यहां पर याद रखिएगा कि इस ब्रह्म समाज को काउंटर करने के लिए, इसकी बेसिकली इसकी जड़ को खत्म करने के लिए, इसकी बातों को गलत साबित करने के लिए धर्म सभा की भी स्थापना की गई थी। धर्म सभा की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, बेसिकली इसकी भी स्थापना की गई थी और बंगाल में की गई थी। और किसके, राधाकांत देव के द्वारा की गई थी, जो इसको काउंटर कर सके। और ये बेसिकली सभा थी जो, ये एक रूढ़िवादी, ये हिंदू जो फिलॉसफी है उसकी जो रूढ़िवादी प्रथाएं वो सही है, उसको सही ठहराने के लिए इसका जो है इसको लाया गया था, इसको बनाया गया था। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्म समाज बनता है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस प्रकार से ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। एक चीज याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद है देवेंद्र नाथ टैगोर साहब ने भी ब्रह्म समाज को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। और इनके द्वारा तत्वबोधिनी सभा चलाई जाती थी, जिसको बाद में इन्होंने ब्रह्म समाज के साथ मिला दिया। देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद केशव चंद्र सेन के द्वारा भी ब्रह्म समाज को बेसिकली क्या किया गया था, ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया गया था। और बाद में केशव चंद्र सेन को पंडित की उपाधि भी दी गई। तो पंडित केशव चंद्र सेन हो गए थे ये। उसके बाद जब इनकी असल चीज बाद में कैसे आई कि ये इतनी सारी महिलाओं के उत्थान के लिए, इसके लिए इतनी बातें करती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो बेटी है जिसकी आयु बहुत कम है उसका विवाह जो है एक राजा महाराजा के घर पे कर दिया, राजा से कर दिया। तो इनकी असलियत सामने आई और देवेंद्र नाथ टैगोर साहब ने इनसे इनका पंडित का जो टाइटल था वो वापस ले लिया। और इसी के लिए जो है केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, इनमें आपस में, इनके फॉलोअर्स में आपस में विभाजन हो गया। तो इन्होंने अपनी अपनी जो सभाएं हैं उसका नाम अलग रखा। जैसे देवेंद्र नाथ टैगोर साहब की बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने अपनी जो ब्रह्म समाज है उसका नाम बदलकर आदि ब्रह्म समाज कर लिया, आदि ब्रह्म समाज कर लिया। और जो केशव चंद्र सेन है उन्होंने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया कर लिया। इस चीज का याद रखिएगा, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया कर लिया। ठीक है, क्लियर है।
तो यहां तक ये चीजें होती हैं ब्रह्म समाज को लेकर, और आई होप आपको यहां पर चीजें जो हैं अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ चलते हैं और बात करते हैं अब आर्य समाज की। आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम इनका है मूल शंकर तिवारी। तो ये इनका जो जन्म होता है, इनका जन्म होता है कहाँ पर? इनका जन्म होता है बेसिकली ये गुजरात में पैदा होते हैं, और ये बेसिकली ज्ञान की खोज में निकलते हैं और पहुंचते हैं लगभग 13-14 साल तक भटकने के बाद ये पहुंचते हैं मथुरा। और मथुरा में इनकी जो मुलाकात होती है, मथुरा में इनकी मुलाकात होती है विरजानंद दंडीशा विरजानंद दंडीशा से इनकी मुलाकात होती है, जो बाद में जाके इनके गुरु होते हैं। और इन्हीं से मुलाकात के बाद, इन्हीं से ज्ञान प्राप्ति के बाद मूल शंकर तिवारी जी अपना नाम बदलकर दयानंद सरस्वती कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दयानंद सरस्वती कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद ये आर्य समाज की, किसकी? आर्य समाज की स्थापना करते हैं। इसकी स्थापना करते हैं? आर्य समाज की स्थापना करते हैं। आर्य समाज की स्थापना की जाती है कहां पर? तो ये बॉम्बे में की जाती है। कब की जाती है? 1875 में की जाती है इस आर्य समाज की स्थापना। और यहाँ पर एक आंदोलन, एक बेसिकली उपदेश दिया जाता है, एक वाक्य कहा जाता है दयानंद सरस्वती के द्वारा, वेदों की ओर वापस चलो, वेदों की ओर वापस चलो। इंग्लिश में बोले तो गो बैक टू वेदास। क्योंकि इनका ये कहना था कि जो हिंदुत्व है, या मूल जो हिंदू है, या मूल जो सनातन है, वो सिर्फ और सिर्फ वेद है। ठीक है। ना ही उपनिषद, ना ही वेदांत, ना ही आपका उपनिषद, वेदांत, आर्यनक, ये किसी भी प्रकार के कोई भी ये वेदों से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ये वेद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो वेद है वही सनातन धर्म का हिस्सा है। और उन्होंने कहा कि अगर आपको उत्थान चाहिए तो वापस चलिए वेदों की ओर। इन्होंने याद किया जो महिलाएं हैं उसकी, जो उनके लिए भी काफी काम किया, और महिलाओं की जो आयु है, विवाह की आयु, उसको इन्होंने 18 साल बताया कि 18 साल की महिला का विवाह होना चाहिए, उससे पहले उसका विवाह नहीं होना चाहिए। उसको पढ़ाई लिखाई तो महिलाओं के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये कही। तो ये आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि आर्य समाज की जो स्थापना है वो कब हुई थी? पहली चीज़ कहाँ पर हुई थी? दूसरी चीज़ किसके द्वारा की गई थी? तीसरी चीज़ क्या उसमें वाक्य कहा गया था? चौथी चीज। और दयानंद सरस्वती जी के गुरु का नाम क्या है वो, और दयानंद सरस्वती का खुद का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है। यहां तक किसी को कोई शंका, किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। तो ये होता है आर्य समाज। अब बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की। तो बात करते हैं यहां पर रामकृष्ण परमहंस, जो कि गुरु थे किसके? नरेंद्र दत्त के। नरेंद्र दत्त के। किसके? नरेंद्र दत्त के, जो बाद में बनते हैं स्वामी विवेकानंद। कौन बनते हैं? स्वामी विवेकानंद बनते हैं, जो अपने गुरु के नाम पर ही एक मिशन स्टार्ट करते हैं, राम कृष्ण मिशन। ये भी एक क्या है? ये भी एक समाज सुधार के लिए शुरू किया गया बेसिकली आंदोलन है।
है ना। फिर इसकी शुरुआत कहां पर होती है, तो इसकी शुरुआत होती है बेलूर मठ कलकत्ता। कहां पर होती है, बेलूर मठ कलकत्ता। और 1897 में शिकागो गए थे, है ना। जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो इंडिया की ओर से इंडिया को रिप्रेजेंट करने शिकागो गए थे, और वहां पर उन्होंने जो अपना जो उपदेश है, जो अपना जो लेक्चर है वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से शुरू किया था, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शिकागो से आने के बाद उन्होंने इस बेसिकली मिशन की शुरुआत करी थी, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी थी 1897 में। और इस चीज़ को याद रखिएगा कि बेलूर मठ कलकत्ता से इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगले हैं पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर। अगर विद्यासागर जी की बात करें तो देखिए, पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर की बात करें तो इनका जो जन्म है वो होता है कहाँ पर, वो होता है बंगाल में। और इनका जो वास्तविक नाम क्या था, ईश्वर चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। ईश्वर चंद चट्टोपाध्याय इनका नाम था। ठीक है। इनकी अगर खास बात बताएं तो इन्होंने महिला पुनर्विवाह के लिए कई काम किए। अच्छा, एक चीज और यहां पर देख लीजिएगा, बता देता हूं इनको विद्यासागर की उपाधि इनके कॉलेज, जो कि क्या था, संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के द्वारा दिया गया था। इनके कॉलेज संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के द्वारा दिया गया था। तो ये चीज याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि महिला पुनर्विवाह के लिए। दूसरी चीज के महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के समाज में सुधार के लिए कई कार्य किए। ठीक है। और इनका जो कार्य है वो सक्सेसफुल भी रहा। 1856 में इसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा महिला पुनर्विवाह का विधेयक तैयार किया गया, और 1856 में ही कैनिंग के द्वारा इसे लागू भी कर दिया गया। याद रखिएगा, 1856 में डलहौजी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह का जो अधिनियम है, जो विधेयक है, वो तैयार किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लेकिन लॉर्ड डलहौजी जब तक इसको लागू कर पाते, उनका हो गया तबादला, उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया, और उनके स्थान पर लॉर्ड कैनिंग आए, और लॉर्ड कैनिंग ने फिर इस विधेयक को अधिनियम बनाया, और महिला विवाह
महिला पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1856 में आया। तो इस चीज को आप अवश्य रूप से याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं फटाफट से आगे और आते हैं सत्य शोधक समाज और ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले साहब की बात करें तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना कहां पर? पुणे में। सत्य शोधक समाज की स्थापना पुणे में 1873 में कर दी थी। ठीक है, याद रखिएगा 1873 में इनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना कर दी गई थी पुणे में। इनका भी क्या था कि एक तो जो विधवा है, ठीक है, विधवा के लिए शिक्षा और छत, यानी कि छत मतलब कि इन्होंने क्या किया जो है कॉलेजेस बना, कॉलेजेस के लिए यानी इनकी शिक्षा के लिए बेसिकली, और उनको ठहरने के लिए, उनको रोकने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जो विधवा होती थी पहले टाइम पर, उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो उनको आश्रय देने के लिए, उनको छत देने के लिए ज्योतिबा फूले और उनकी जो पत्नी है उनके द्वारा ये जो है सत्य शोधक समाज की बेसिकली स्थापना की गई। और इसके तहत विधवाओं की शिक्षा और छत, उनको छत प्रदान करने के लिए काफी सारे कार्य किए गए। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सत्य शोधक समाज कब बना, कहां बना? पुणे में बना। और कब बना? 1873 में बना। किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, तो यहां तक चीजें जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए आखिरी पर आते हैं, बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में ऊपर लिखा है, चलो हिंदी में भी लिख देते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो हेनरी ऑलकोट के द्वारा कहां पर? अमेरिका में की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी? ये की गई थी आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद हेनरी ओलकोट के मरने के बाद इसकी एक मेंबर थी जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी मेंबर की बात करूं तो इसकी मेंबर आपकी एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट इसकी फिर अध्यक्ष बनती हैं और वो थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत लेकर आती हैं। और भारत में इसका मुख्यालय क्या बनता है? अडियार बनता है। अडियार मतलब मद्रास। तो मद्रास में इसका जो हेडक्वार्टर है, वो मुख्यालय जो है वो बनाया जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा। और इसकी जो अध्यक्षा हैं तो कौन बनती हैं? एनी बेसेंट बनती है। एनी बेसेंट की एक चीज और बताऊं आपको, तो 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और कांग्रेस की पहली
भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। 1925 के अधिवेशन में 1925 के अधिवेशन में ये जो है अध्यक्ष बनती। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर हमारा बेसिकली समाप्त होता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात कर ली हमने, बेसिकली सारे समाज सुधार की बात कर ली, दो चार चीजें यहां पर रह गई हैं, तो वो किसी लेक्चर के साथ जब उसका नाम आएगा तो वहां पर मैं आपको उसको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन सेशन एंड करने से पहले अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के साथ आप यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु डालेंगे। क्या डालना है आपको? यूपी एग्जाम रिजल्ट गुरु लिखना है और आप सीधा यूपी वाले चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे और पीडीएफ जो है वो वहां पर आपको अवेलेबल आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक दबाकर कीजिएगा। क्या चाहिए, क्या अच्छा लग रहा है तो उसको कमेंट करके बताइएगा। बाकी चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मैं प्रतीक मिश्रा मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।